आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी स्टॉक को हम लॉजिक के साथ कब बाई कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट में आ जाएं या दुनिया की हम बात करें या अपने समाज की बात करें, अगर हम लॉजिक के साथ कोई काम नहीं करेंगे तो उसमें सफल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए बाई कर रहे हैं तो आखिर हम इसी जोन में, इसी सपोर्ट पर क्यों बाई कर रहे हैं, आखिर क्या लॉजिक है। तो लॉजिक बताने में हमको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, तो वीडियो आपको थोड़ा सा संयम के साथ में आराम से देखना पड़ सकता है। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आप सब में से हो सकता है कई लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और उनकी जिद हो कि मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही करूँगा, और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग पैसे छापने की मशीन है, इससे हम बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं बिना इक्विटी के प्रैक्टिस किए बिना। तो यह वीडियो जिनको जिद है कि हम सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे, तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि उनको करना है ऑप्शन ट्रेडिंग ही है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता इस वीडियो को देखने का। क्योंकि ध्यान रखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, झूठ के बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत जल्द ही गिर जाती है या जल्द ही ढह जाती है। तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट का यह सबसे बड़ा झूठ है कि बिना इक्विटी के प्रैक्टिस किए बिना डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम कुछ कर सकते हैं। अगर मेरा अपना विचार दूं, मुझे लगता है बिना इक्विटी के प्रैक्टिस किए बिना डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सफल होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्योंकि ध्यान रहे दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पे आधारित है। आते हैं पॉइंट पर। देखिए, हम जब आते हैं स्टॉक मार्केट में तो सारा मुद्दा ही आ जाता है कि कब हमें सौदे को खरीदना है, अब कब सौदे को बेचना है। हम यही चाहेंगे कि कोई सौदा है, मान लीजिए वो 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और उसमें गिरावट धीरे धीरे होने लगी। यह सौदा गिरते गिरते हमने मान लिया 90 रुपीज़ पर आ गया। कुछ लोग यहाँ भी सोचेंगे कि 90 रुपये पे आ गया है, लाओ यहाँ से हम बाई कर लें, और पुनः जब ये 100 पे जाएगा तो हम 10 रुपये के भाव से प्रॉफिट लेकर के इस सौदे को हम काट देंगे। लेकिन जब 90 पे कुछ लोग बाई कर रहे होंगे तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं, इसको तो मैं लगभग 85 के आसपास बाई करूँगा। यहाँ पर भी कुछ लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन जब 85 पर कुछ लोग बाई कर रहे होंगे तो उसी में से कुछ लोग को जरूर लग रहा होगा कि 85 का सौदा नहीं, 80 तक आ जाएगा तब बाई करेंगे। तो इसी में से जैसे मान लीजिए ये पहले आदमी है, ये कोई दूसरा ट्रेडर है, ये कोई तीसरा। अब मान लीजिए इन्हीं बीच के किसी भाव से सौदा जो है ऊपर चला गया। इसी में से हो सकता है दो लोग गलत साबित हो जाएं, कि हो सकता है पहले लोग और दूसरे लोग गलत साबित हो गए, ये ऊपरी स्तरों पे बाई किए और इनका क्या हुआ, मार्केट ने जिन्होंने यहाँ पे बाई किया 90 पर, उनका एसएल यहाँ था, इनको बाहर किया। जिन्होंने 85 पर बाई किया था उनका एसएल यहाँ था, उनको यहाँ बाई किया। जिन्होंने 80 के भाव बाई किया उनका एसएल यहाँ था, उनका एसएल बच गया और यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया। तो दो लोग गलत साबित हो गए और तीसरे लोग यहाँ पर सही साबित हो गए। तो हो सकता है कि तीसरे के पास जो है कोई लॉजिक था कि आखिर 80 पर ही इसके पूरे पूरे चांसेज हैं कि ये 100 से क्रैश हुआ है, 90 पे आया है, 90 से 80 तक आ सकता है, पूरे चांसेज हैं। और मैं 80 से पहले मैं 81 पे भी बाई नहीं करूँगा, 80 पे ही बाई करूँगा, और उसने वहीं बाई किया, वहीं से ऊपर गया। तो हो सकता है इसके पास में कोई ज़बरदस्त लॉजिक हो, उसी लॉजिक पर इसके पास कॉन्फिडेंट था, जिससे ना सौदे को ऊपर बाई किया ना इससे नीचे बाई किया, 80 पे ही बाई किया। बाकी ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी एक सत्य है, कोई कितना भी क्यों ना ज्ञानी हो, स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं बचा है और ना बच सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम 10 ट्रेड करें तो 10 में से ज़्यादा हमारी जो ट्रेड्स हो उसमें हमारा क्या हो, प्रॉफिट हो, कम से कम ट्रेड में स्टॉप लॉस हो। यही हम कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारी सारी वीडियो किस पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई वीडियो होती हैं।
हम आप देखते हैं चाहे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स एनालिसिस करते हैं वो भी इसी होता है, स्टॉक के एनालिसिस करते हैं उसी पर होता है, हम किसी सेक्टर की बात करते हैं इसी पर होता है, ठीक है। स्टॉक पर मतलब स्टॉक को लेकर जब कोई हम एग्जाम्पल देते हैं या उसके आधार पर हम जब कोई प्रैक्टिस समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम आते हैं मार्केट में तो हम कोई चीज़ कहाँ बाई करेंगे, हम कोई चीज़ बाई करेंगे ना तो हम, आप लोग जानते हैं, ना तो हैमर बनने के बाद बाई करते हैं, ना हम मतलब हम हैमर, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, कभी थंडर, फ्लैग पैटर्न्स, ऐसे किसी पैटर्न्स पर हम लोग तो ट्रेडिंग करते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई में ट्रेडिंग करते हैं। सप्लाई जोन में चीज़ों को हम सेल करते हैं और डिमांड जोन में हम चीज़ों को बाई करते हैं। क्योंकि डिमांड में क्या होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम जो बोलते हैं बिग प्लेयर, उनके क्या होते हैं, वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर उनके होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक डिमांड जोन नंबर 1 है और ये हमारे पास ये डिमांड जोन नंबर 2 है। मैंने प्रश्न आ रहा होगा कि सर डिमांड जोन होता कैसा है। तो देखिए, डिमांड और सप्लाई जोन की हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप जा करके डिमांड सप्लाई जोन के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। और ये वीडियो जब खत्म होने वाली होगी तो 5 सेकंड पहले कॉर्नर पर उस लिस्ट का लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डिमांड जोन भी 2 टाइप की होंगी। कैसा, सपोज करिए हमारा जो डिमांड जोन 1 है, यह क्या है, यह मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और डिमांड जोन 2 जो है वो एक नॉर्मल डिमांड जोन है। नॉर्मल का मतलब ये है कि कमज़ोर नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मिला जुला सर वाला है। कमज़ोर डिमांड या सप्लाई जोन को तो हम ट्रेडेबल मानते ही नहीं हैं, उस पर हम ट्रेड करते ही नहीं हैं, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ये है कि बहुत कचरा नहीं है, ठीक ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब वहाँ पे हमें पूरा पोस्टमार्टम किया है। इस डिमांड जोन के पास में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा इस जोन से बुलिश हैं। जैसे आप देखते होंगे, कोई एक लड़ाई का मैदान है, वहाँ पर 2 खिलाड़ी आपस में लड़ने आ गए, तो किसी एक प्लेयर पर लोग बहुत ज़्यादा दांव लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है इस प्लेयर के पास में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं हैं, इसका IQ लेवल बहुत तेज चलता है। तो वही हमने देखा, डिमांड जोन में सिर्फ लैगिंग बेस लगआउट के आधार पर नहीं, और भी चीज़ों को, प्राइस एक्शन वगैरह हर चीज़ को देख करके क्लियर होता है कि यह डिमांड जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही कॉन्फिडेंस है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक A है या कोई हमारा स्टॉक B है, ठीक है। अब ऐसे करके यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है, रेड कैंडल रेड कैंडल और बड़ी सी रेड कैंडल, ऐसे कोई स्टॉक भी है जिसमें भी ऐसे ही एंट्री मिलती है, बड़ी बड़ी रेड कैंडलों से स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है नीचे आ रहा है। अब देखिए, जब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में जिस जोन को लेकर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ऐसे जोन का तो हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं हफ्तों से, महीनों से, कि काश प्राइस इस वाले जोन में कभी आ जाती तो मैं इस स्टॉक को बाई कर लेता। तो अगर मैं अपना विचार रखूं, अपना व्यक्तिगत विचार रखूं, तो जब किसी जोन को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं, तो वहाँ पर क्यों ना कितनी भी बड़ी रेड कैंडल के साथ प्राइस नीचे आ रही हो, मैं सेलिंग प्रेशर को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर देता हूँ, ये मान करके कि स्टॉप लॉस तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मौका मुझे मिला है इस अच्छे से ट्रेडेबल डिमांड जोन में ख़रीदने का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कम रिस्क के साथ में पहले थोड़ी क्वांटिटी उठा लेता हूँ, और जब प्राइस रुक जाती है अगले दिन फिर जोन में ही खुलती है, तो रिमेनिंग हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है मैं दोबारा वहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बड़े बड़े रेड कैंडल साथ प्राइस जा रही है और डिमांड जोन सुपर से ऊपर वाला है, कि मतलब इसको ना ट्रेड किया तो फिर किसको किया, मतलब इस टाइप वाला डिमांड जोन है। तो मैं यहाँ पर कैंडल को थोड़ा सा बाईपास कर देता हूँ कि कितनी बड़ी कैंडल है, सीधे वहाँ पर मैं बाई कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरी बात,
अगर वहीं ऐसे ही बड़ी बड़ी रेड कैंडल हैवी सेलिंग प्रेशर के साथ में एंट्री मिल रही है, एक नॉर्मल डिमांड जोन है, वहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। वहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं ऐसे सिचुएशंस में क्या करता हूँ कि मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जब प्राइस एंट्री कर चुकी है या करने वाली है, भाई दो सिचुएशन है। एक ये भी सिचुएशन तो हो सकती है कि एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है हमारी कि जो है ये रेड कैंडल इसमें डायरेक्ट ना आकर के यहीं पर आई और रुक गई, और जहाँ पर अभी डिमांड में एंट्री नहीं हुई है लेकिन डिमांड जोन से जस्ट पहले आके रुक गई है, हो सकता यहीं से अगले दिन या उसके अगले दिन से कुछ खेला होने लगे। तो उसको भापना, उसको समझना कि देखिए कैंडल स्टिक क्या है। अगर मैं बोलूँ, हर एक कैंडल स्टिक अपने आप में कुछ ना कुछ कहती है, बस ज़रूरत है हमें उसे समझने की, कैंडल स्टिक कहना क्या चाह रही है। अगर यहाँ पे इसने ऐसा कुछ संकेत दे दिया कि भैया ये नॉर्मल डिमांड जोन तो आपका तो है, लेकिन इस डिमांड जोन से मुझे अच्छा सपोर्ट मैं ले सकता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, तब मैं तब ट्रेड करता हूँ। मतलब नॉर्मल डिमांड जोन के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो आपने देख लिया। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप कभी कभी देखते हैं कि कोई ये डिमांड जोन है, सपोज करिए ये हमारा कोई डिमांड जोन है और कोई हमारा स्टॉक है, स्टॉक ए भी कोई स्टॉक है, ऐसे करके गिरते हुए आता है और डिमांड उसे थोड़ा ऊपर करके ही भाग जाता है। मतलब यहीं से भाग गया, हमारी एंट्री मतलब यहाँ कहीं थी, थोड़ा यहाँ थी या थोड़ा यहाँ कहीं थी एंट्री, वो एंट्री हमारी मिस हो जाती है। तो आखिर वो भाग क्यों जाता है? कभी कभी तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो वहाँ तो बोल सकते हैं मार्केट इज सुप्रीम, लेकिन कहीं हमेशा तो ऐसा होता नहीं। लॉजिक होती है ना, लॉजिक उसके पीछे होता है। देखिए अगर डिमांड बहुत ही अच्छा है तो वहाँ पे चांसेस है कि प्राइस थोड़ा ऊपर से रिएक्ट कर सकती है, लेकिन कितना ऊपर से, एक लिमिट है ना। अब हम थोड़ी बहुत ऊपर कोई चीज़ बाई कर लेंगे दौड़ के, नहीं, दौड़ना भी है ऊपर तो अपनी भी एक लिमिट रखनी है, किससे ऊपर बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर डिमांड जोन का, अब डिमांड जोन यहाँ है, स्टॉक यहीं से गिर रहा, हम यहीं पर बाई कर लिए, उसके बाद गिरना शुरू हुआ, तो फिर डिमांड जोन आपने कहाँ ट्रेड किया, ठीक है। देखिए मैं आपका समय ज़्यादा नुकसान ना करूं, इसलिए मैंने सीधे पहले से ही क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, ये एक ग्रीन कैंडल है, रैली है, यह एक बेस कैंडल है, यह एक ग्रीन कैंडल है। यह रैली बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है। मैं इसको एक नॉर्मल डिमांड जोन इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी प्राइसिंग बेसिस पर अगर बात करें और भी चीज़ें देखें तो मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया, इतना इसका पोस्टमार्टम नहीं किया, लेकिन अगर जितना हम पढ़े हैं उसके आधार पर हम बात करें, ठीक है। हमने मान लिया कि हमने ना प्राइसिंग देखा ना कुछ देखा, ठीक है, सिर्फ हमने स्ट्रक्चर देखा, टाइम फ्रेम देखा, ठीक है। तो आप देखिए ये डिमांड जोन कैसा लग रहा है। एक तो आप देखेंगे ये टाइम फ्रेम क्या है, यहाँ पर ये टाइम फ्रेम क्या है, यहाँ पर आप खुद देखिए, ये टाइम फ्रेम डेली का है। और डेली का टाइम फ्रेम मुझे लगता है अगर हम किसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली का टाइम फ्रेम सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो एक डेली का टाइम फ्रेम है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यह टाइम फ्रेम क्या है, काफ़ी छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से डिमांड जोन कैसा हुआ, एक नॉर्मल डिमांड जोन हुआ। ऐसा तो है नहीं कि वीकली मंथली है उससे बड़े टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन है, सिर्फ डेली का है तो नॉर्मल हुआ। मतलब कह सकते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यह डिमांड जोन एक क्या हुआ, नॉर्मल डिमांड जोन हुआ। अच्छा, अगर लेगआउट के आधार पर बात करिए तो भी यह एक नॉर्मल डिमांड जोन है, क्योंकि देखिए एक तो डेली के टाइम फ्रेम का, दूसरा सिंगल लेगआउट कैंडल है, ज़्यादा नहीं है। जो हमारी लेगआउट कैंडल है वह सिर्फ एक सिंगल लेगआउट कैंडल है, एक कैंडल है हमारी, सिंगल कैंडल यहाँ पर है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो यह डिमांड जोन क्या है, एक नॉर्मल डिमांड जोन है, ठीक है। अच्छा, जब यह एक नॉर्मल डिमांड जोन है, आप देखिए फिर भी नॉर्मल डिमांड जोन होने के बावजूद भी आपने जो डिमांड जोन की मार्किंग किया है, अगर आप इस लाइन को सीधा आगे बढ़ाइए तो आप देखेंगे इस डिमांड जोन को हिट भी नहीं किया इस स्टॉक ने,
और उसके पहले ही यहाँ से अप मूव आ गया, और थोड़ा मोड़ा नहीं, ज़बरदस्त अप मूव आया। फिर मन में एक प्रश्न आता है कि भैया एक तो डिमांड जोन बहुत अच्छा नहीं है, डिमांड जोन है तो नॉर्मल ही, फिर भैया ये ऊपर से ही स्टॉक क्यों भाग गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर। हमने आपको, जैसे सपोज करिए कोई डिमांड जोन है कि मैं आपको बताता हूँ ऐसे करके कि सपोज करिए एक ही डिमांड जोन है, यह एक ग्रीन कैंडल है, यह रैली हो गई, और यह हमारी एक बेस कैंडल है, और यह हमारी एक रैली है। हमने कहा ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं, अगर डिमांड जोन थोड़ा भी आपको लगता है, अब इसकी मार्किंग हम दो टाइप कर सकते हैं। एक तो हम करते हैं कि इसके हम बेस से कर देते हैं, और एक मार्किंग हम लोग ऐसे भी तो करते हैं, ध्यान देखिएगा, एक ऐसे भी तो करते हैं जो लेग आउट की ओपनिंग है यहाँ से करते हैं, बाकी डिजिटल लाइन यही रहती है। दो टाइप की होती है। कंडीशन क्या हुआ, आप देखेंगे स्टॉक इस वाली लाइन से भाग गया है, जो प्रॉक्सिमल इसको 1 मान लीजिए और प्रॉक्सिमल नंबर इसको 2 मान लीजिए, या P1 को हिट करके चली गई है। जो लेग आउट कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग है, देखिए लेग इन बेस लेग आउट क्या है, बेस क्या है, ये सारी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ क्या सिचुएशन हुई, जो P1 है, P1 को हिट करके यहाँ से जोन से प्राइस ऊपर गई है। अब आप देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो लेग आउट कैंडल है, इसके हम ओपनिंग को मार्क करते हैं। ये है, देखिए ये जो हमारी लेग आउट कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग वहाँ मार्क किया, आप देखेंगे एग्जैक्ट उसी को एकदम कहते हैं पिन पॉइंट एंट्री मिली, यहीं से एंट्री मिली, यहीं से स्टॉक ऊपर चला गया। अब मन में वही प्रश्न, वही बात मन में अभी भी आ रही है कि हम ऊपर से भाई क्यों मार्क करें, हम नहीं मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात है, अगर आपने ये सोचा कि नहीं इस डिमांड जोन की हम एकदम नॉर्मल मार्किंग करेंगे, फिर हमारी एंट्री मिस हुई, तो जवाब मेरा है कि एंट्री मिस नहीं हुई है। बाकी रुकिए अभी बताता हूँ चीज़, एंट्री मिस हुई है। अच्छा आप बताइए, हमें चीज़ों को भूलना नहीं है, जो हम आप सालों से पढ़ाते आए उसको मत भूलिए प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ। यह हमारा डिमांड जोन है सब, ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये हमारी डिजिटल लाइन है। अच्छा बताइए हम करते क्या है, प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर क्या रखते हैं, एंट्री लाइन, और डिजिटल लाइन से थोड़ा ज़्यादा क्या नीचे रखते हैं, हम स्टॉप लॉस में रखते हैं, ये तो रखते हैं। तो वही तो हुआ है, अगर ये आपकी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये डिजिटल है, तो उसी के ऊपर तो एंट्री लाइन आएगी, उसी पर तो एंट्री लाइन आएगी, तो एंट्री प्रॉपर हुई है। लेकिन मन में एक प्रश्न आता है कि नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह एक नॉर्मल डिमांड जोन है, मैं अननेसेसरी ऊपर क्यों बाई करूँगा, एक जिद वाली बात होती है। तो मैं बताता हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक बहुत कुछ कहता है, जब एंट्री देने वाला होता है हमें समझना चाहिए। आप यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाता है, यहाँ पर हाई लगाता है, यहाँ से सेलिंग आती है, मतलब इस पॉइंट पे क्या थे, सेलर थे, यहाँ से सेलिंग आती है। सेलिंग आते ही इसने क्या किया, सीधे आप कहेंगे सर ये डिमांड जोन टूट गया, ये डिमांड जोन ट्रेडेबल है ही नहीं है। अगर आप मुझसे बात करें किसी भी दशा में, यह डिमांड जोन हमें ट्रेडेबल लगता नहीं है, क्योंकि अगर मुझसे आप बात करेंगे मैं तो कह दूंगा पूरी की पूरी या सारी की सारी सब बेस कैंडलें हैं, या कहीं ना लगी ना, मतलब ना बेस ना लगा आउट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, यह हाई लगाता है, यानी इस पॉइंट पर यहाँ पर सेलर थे, और सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग किया, स्टॉक यहाँ से नीचे आता है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर गौर करने बात है, ये एक जो रेड कैंडल है, एक ठीक ठाक है रेड कैंडल, मतलब ठीक ठाक सेलिंग है ना। आप इसके लो को मार्क कर दीजिए, इसके आप लो को मार्क कर दीजिए। आप देखेंगे जो यहाँ से सेलर ने सेल किया, यहाँ तक आया, लेकिन इस पॉइंट पर जरूर कुछ ना कुछ बायर थे, इस पॉइंट पर बायर थे, या कह सकते हैं न्यू बाइंग है, कुछ भी है, मतलब ये सेलिंग को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया है, जिस वजह से ये सेलिंग आखिर इस कैंडल के, भाई ये रेड कैंडल ऐसी भी तो बन सकती थी, इतनी बड़ी भी तो बन सकती थी रेड कैंडल, लेकिन यहीं आके रुक क्यों गई, यहीं आके रुक क्यों गई, तो उसकी आपको बताते हैं वजह। मतलब यहाँ पे रुकी है सेलिंग, जो सेलिंग रुकी है वो यहीं पर रुकी है,
इस पॉइंट पर मतलब कह सकते हैं यहाँ पर बाइंग की गई है, जो सेलर ने सेल किया यहाँ बाइंग की गई, जिससे ये रेड कैंडल यहीं आके यही इसका लो था, मैक्सिमम ही रुक गई। आप देखेंगे अगले दिन, अगर इसे आप डे 1 मानिए और इसको आप डे 2 मानिए, जो एक ग्रीन डोजी कैंडल है, इस कैंडल ने भी क्या किया, एक बार इस जहाँ से प्रीवियस डे बाइंग थी उसी बाइंग का सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर चली गई। फिर आप देखेंगे अगले दिन लगभग इसी बाइंग एरिया के आसपास फिर से स्टॉक आता है, ऊपर चला जाता है यहाँ क्लोज का। अब आप कहेंगे सर ये बाइंग एरिया है, ये स्टॉक हल्का सा नीचे तो ऊपर गया, इतना नहीं देखा जाता है। इतना हम यहाँ पे बाई थोड़ी ना कर रहे हैं कि वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एक सेलिंग को, इस सेलिंग को रोका गया है बाइंग एरिया में, वहाँ पर क्या सपोर्ट, वहाँ पे क्या अब जो मतलब बायर हैं क्या वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए हैं, बस हमें इतना समझना है। हमने देखा कि हाँ ये एक ऐसी एरिया आ गई है, अगर हम पूरी बात करें, इसको हम डे 1 बोलें, इसको हम डे 2 बोलें, इसको डे 3 बोलें, इसको डे 4 बोलें, हम कह सकते हैं 4 दिनों से यह स्टॉक एक पर्टिकुलर एक प्राइस की है, जिस पर ये स्टॉक 4 दिनों से जो है सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। मतलब यहाँ पर जो है 4 दिनों से बायर इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और ये सेलिंग जो है रुक चुकी है। तो हमें ये पता लग गया ना कि सेलिंग जो है अब रुक चुकी है, अब यहाँ पर 4 दिनों से बायर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें बाई थोड़ी करना है, बस हम तुरंत जब पीछे घूमकर देखें तो हमने देखा, अरे जहाँ पर ये खेला हो रहा है सपोर्ट लेने वाला खेला, उसी के पीछे जब हमने देखा, अरे यहाँ तो डिमांड जोन है, यहाँ तो डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन देखिए, किसी को नॉर्मल लगेगा, किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगेगा, ये डिपेंड करता है किसको कितनी ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी को लगा है कि ये एक नॉर्मल डिमांड जोन है, लेकिन प्राइस जो है 4 दिनों से हम यहाँ देख रहे हैं इस एरिया में, इस पर्टिकुलर प्राइस के आसपास से स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा, मतलब बायर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये चांस हो सकता है कि ये मौका ना मिले कि स्टॉक इस नॉर्मल डिमांड जोन के पूरे प्रॉक्सिमल लाइन पर ही आए, क्योंकि स्टॉक पहले ही संकेत दे दिया है कि भैया 4 दिनों से मेरी सेलिंग कूल हो चुकी है और बायर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है डिमांड जोन के किसी ऊपरी स्तर को ही हिट करके मैं भाग जाऊँ। तो जब आप खुद सोचिए, जब सेलिंग बहुत कूल रहेगी, सेलिंग ठंडी पड़ चुकी होगी, तो मतलब बायर क्या है, हावी है, और बायर हावी हो रहे हैं, तो अब प्राइस हो सकता है डिमांड जोन के ऊपरी स्तरों को हिट करते ही भाग जाए। या आप देखेंगे यहाँ पर वही हुआ कि जो लेगआउट कैंडल की ओपनिंग है उसी को हिट किया और वहीं से स्टॉक ऊपर चला गया। बस वीडियो इतनी ही है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ विशेष बात, हमने जिस स्टॉक को लेकर ये प्रोजेक्शन या अपनी बातों को वापस रखा, ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक को लेकर कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी बातों को समझाने के लिए हमने इसी स्टॉक मार्केट का एक उदाहरण तौर पे यूज किया है। हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल फ्री है। बस हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और दोस्तों, हमारा जो कोर्स है वह हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है, जिसका लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप यहां पर जा करके आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारे कोर्स में अभी आपसे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमें यही संतुष्टि मिल जाती है कि इक्विटी से लोग कुछ सीख रहे हैं, तब तक आपसे ट्रेडिंग कोर्स में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। तो इक्विटी के ही कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, हमारा कोर्स सिर्फ आप सब में से वही ज्वाइन करें जो हम पर विश्वास करते हैं या कर आए हैं कि मैं उनका गुरु बन सकता हूँ, अन्यथा मेरा कोर्स बिल्कुल भी बाई ना करें। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।